डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र को मिलेगी पहली महिला उप मुख्यमंत्री। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की ले सकती हैं शपथ। आज चुनी जाएंगी विधायक दल की नेता। एक दशक बाद अरब देशों की लीग की बैठक दिल्ली में आज। 22 देशों के विदेश मंत्री लेंगे हिस्सा। गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण पर अहम चर्चा होगी, भारत भी होगा शरीक। देहरादून में सीएम धामी ने दिया विकास पर बड़ा बयान। कहा, डबल इंजन से उत्तराखंड का विकास पकड़ेगी रफ्तार। पूंजीगत निवेश को मिले 1800 करोड़। पीएम मोदी का जताया आभार। लखनऊ में रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को बदमाशों ने मारी गोली। रेस्टोरेंट में घुसकर बेखौफ हमला, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। वह अपने दिवंगत पति और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की जगह राज्य मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। शनिवार तड़के सुनेत्रा पवार अपने बेटे पार्थ के साथ मुंबई पहुंची और दक्षिण मुंबई स्थित देवगिरी अपने दिवंगत पति के सरकारी आवास पर गईं। अजित पवार का बुधवार को बारामती में हुए विमान हादसे में निधन हो गया था। इसके बाद से ही ये चर्चा तेज हो गई थी कि एनसीपी नेतृत्व और पवार परिवार का अगला सियासी कदम क्या होगा। शनिवार दोपहर मुंबई में एनसीपी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद उनके उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रास्ता साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि महायुति सरकार एनसीपी और पवार परिवार के हर फैसले के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, एनसीपी उप मुख्यमंत्री पद को लेकर जो भी फैसला लेगी, भाजपा और सरकार उसका समर्थन करेगी। आज अजित दादा के परिवार और पार्टी के साथ हैं। आपको बताते चले, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खबर है, सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं? जिस तरह से कल देर रात ही सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंची हैं। मुंबई पहुंचने के बाद सभी उनके जो गठ के जो नेता है उनके साथ में उनकी चर्चाएं हुई हैं, जिसमें 5 बजे शपथ लिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 5 बजे उनको अपना गवर्नर हाउस में वहाँ पे शपथ का जो है प्रोग्राम रखा गया है। 5 बजे वो पहली ऐसी महिला उप मुख्यमंत्री होंगी जहाँ पे शपथ लिया जाएगा, जिसके बाद शपथ लेने के बाद सिर्फ जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम का जो पद है वो सुनेत्रा पवार को दिया जाएगा। हालांकि अजित पवार का जो पोर्टफोलियो था उसमें अजित पवार एज ए फाइनेंस मिनिस्टर भी महाराष्ट्र के थे, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर का जो पद है वो सीएम के पास ही रहेगा। सिर्फ जो डेप्यूटी सीएम का जो पद है वो सुनेत्रा पवार को दिया जाएगा। तो इसमें सभी जो उनके जो गठ के जो नेता है वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। बड़े पैमाने पे जो कार्यकर्ता हैं वो भी उस पर मौजूद रहेंगे। तो सुनेत्रा पवार को डेप्यूटी सीएम बनाने पे कहीं ना कहीं बारामती के जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो अजित पवार से जुड़े रहेंगे। जिस तरह से अजित पवार की जो कार्य का जो काम करने का जो तरीका था वही सुनेत्रा पवार का भी होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन उनका डेप्यूटी सीएम का जो पद है वो 5 बजे उनका शपथ ग्रहण किया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर, एक दशक के लंबे अंतराल के बाद अरब देशों की लीग की होने जा रही बैठक में गाजा पट्टी पुनर्निर्माण पर अहम चर्चा होगी। पाकिस्तान के अरब समेत मुस्लिम देशों को एक मंच पर लाने की मुहिम। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव जारी। गाजा में शांति के लिए अमेरिका की बोर्ड ऑफ पीस की पहल के बीच इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। मध्य पूर्व और अरब के 22 देशों के संगठन की बैठक के बाद संयुक्त बयान भी जारी किया जाएगा।
बैठक में मुख्य रूप से लीग में शामिल देशों के बीच बहरीन में 2016 में आयोजित लीग की पहली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा होगी। लीग देशों के बीच अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, संस्कृति, शिक्षा और मीडिया के क्षेत्र में समन्वय बढ़ाने वाला रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके इतर गाजा पुनर्निर्माण के साथ ही यमन, सूडान और लीबिया के क्षेत्रीय संघर्षों पर भी मंथन होगा। ये बैठक पाकिस्तान के मुस्लिम देशों को अपनी अगुवाई में एक मंच पर लाने की कोशिशों के बीच हो रही है। पाकिस्तान पूर्वी लीबिया में नियंत्रण रखने वाले खलीफा हफ्तार को JF-17 जेट लड़ाकू विमान बेचने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा लीग में गाजा में शांति प्रयासों पर भी चर्चा होगी, जिसके लिए अमेरिका बोर्ड ऑफ पीस के रूप में पहल कर रहा है। ऐसे समय में लीग ऑफ अरब स्टेट की भारत में मेजबानी के बड़े कूटनीतिक निहितार्थ हैं। लीग ऑफ अरब स्टेट व्यापार की दृष्टि से भी भारत के लिए बेहद अहम है। लीग के 22 सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार 240 अरब डॉलर का है। भारत का व्यापार मार्ग भी स्वेज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी से जुड़ा है, जो इन्हीं देशों से जुड़े हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, भारत के लिए क्यों अहम है ये बैठक? देखिए, जिस तरीके से मध्य एशिया में तमाम तरह के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, अमेरिका और ईरान का मसला है, इजराइल और गाजा का मसला है, फिलिस्तीन का मसला है, तो इन सबको देखते हुए जो आज एक दशक के लंबे अंतराल के बाद अरब देशों की लीग की बैठक होने जा रही है भारत की मेजबानी में, वो काफी अहम मानी जा रही है। अमेरिका ने भी बोर्ड ऑफ पीस की पहल के जरिए जो शुरुआत की थी, उसके बाद इस बैठक का होना इसकी महत्ता बढ़ा देता है। लीबिया में साल 2011 में जब मोहम्मद कद्दाफी के पतन हुआ था, उसके बाद से यह बैठक पहली बार हो रही है। बीते सालों में पाकिस्तान ने भी जिस तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी अहमियत बढ़ाने की कोशिश की है, उसको भी ध्यान रखते हुए इस बैठक की महत्ता बढ़ जाती है। खबर यह है कि लीग ऑफ अरब स्टेट व्यापार की दृष्टि से भी भारत के लिए बहुत अहम होने जा रहा है। लीग के 22 सदस्य देशों के साथ भारत का जो द्विपक्षीय व्यापार है लगभग 250 अरब डॉलर से ज्यादा है। तो भारत के लिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि स्वेज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी से जुड़ा जितना भी व्यापार है सब इन्हीं देशों से जुड़ा हुआ है। और गौरतलब है कि लीग अरब विदेश मंत्रियों की बैठक से शुक्रवार को लीग के अधिकारियों की बैठक हुई और उसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर से ये लोग मिले और उन्होंने इस बैठक की महत्ता को लेकर के काफी उम्मीदें जताई हैं। और इस बैठक की समाप्ति के बाद जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी होगा उसमें काफी सारी चीजें स्पष्ट होंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लखनऊ में गोलीबारी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को बदमाशों ने गोली मार दी। रेस्टोरेंट का संचालन कर रहे रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी पर रेस्टोरेंट में घुसकर बेखौफ बदमाशों ने गोली बरसा दी। गोली लगने से गंभीर अवस्था में घायल हुए रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बताते चले, इस वक्त बड़ी खबर, लखनऊ में गोलीबारी का मामला सामने आया है, जहां रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को बदमाशों ने गोली मार दी। रेस्टोरेंट का संचालन कर रहे रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को रेस्टोरेंट में घुसकर बेखौफ बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर अवस्था में घायल रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लगभग 10:30 बजे थाना सुशांत गोल्फ सिटी को सूचना मिलती है कि अंसल चौकी क्षेत्र में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां पे अवधेश कुमार पाठक नामक व्यक्ति जो कि मूलतः संत कबीर नगर के रहने वाले हैं,
इनको गनशॉट इंजरी हुई है। इसमें तत्काल ही पुलिस मौके पे पहुंची और इनको उपचार हेतु मेदांता अस्पताल लेकर गए, जहां पे इनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसमें हम अभियोग पंजीकृत कर हमने टीमें गठित कर दी हैं, जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ खबर है? लखनऊ में गोलीबारी का ये पूरा मामला क्या बताया जा रहा है? करीब 10:30 बजे के आसपास का है। बताया जा रहा है कि 2 के करीब हमलावर थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। सुशांत गोल्फ सिटी का ये क्षेत्र था जहां पर जो रिटायर्ड एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी हैं वो अपने रेस्टोरेंट में बैठे थे, तभी 2 बदमाशों ने इनके ऊपर गोली फायर कर दिया। जो उनके कंधे पर लगी वो वही गिर पड़े। इसके बाद बदमाश वहां से भाग निकले। उनको जो घायल रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी थे उनको आनन फानन में लोगों के जो स्थानीय लोग थे उनकी मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ इस बात की तस्दीक की जा रही है कि क्या किसी तरह से उनकी कोई दुश्मनी थी या हाल के दिनों में ऐसी कोई घटना हुई थी जिसके कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तमाम जो पहलू हैं उनको ध्यान में रखते हुए पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, रेलवे, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, हवाई सेवा की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ी हैं। उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के कारण जल विद्युत परियोजनाओं में आ रहे अवरोधों को राज्य और केंद्र सरकार दूर करने के प्रयास करने में जुटी है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2025-26 के तहत उत्तराखंड के लिए 734 करोड़ की अतिरिक्त ऋण राशि और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस दोहरी सौगात के साथ चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र द्वारा उत्तराखंड को दी गई कुल सहायता अब 1806 करोड़ पर पहुंच गई है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, रेलवे, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, हवाई सेवा की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ी हैं। उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खबर है उत्तराखंड से? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लगातार ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनसे उत्तराखंड का विकास होना निश्चित माना जा रहा है और केंद्र सरकार और जो प्रदेश सरकार है वो मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट चला रहे हैं। अब जिस तरह से केंद्र सरकार के लगातार प्रोजेक्ट उत्तराखंड को मिल रहे हैं, उसके बाद अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड कई सारे ऐसे काम भी कर रही है जिसमें केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है। इसका मुख्यमंत्री लगातार जो है आभार व्यक्त करते आ रहे हैं। फिर चाहे हम हवाई सेवा की बात करें या फिर हम जो ऑल वेदर रोड बन रही है उसकी बात करें या जो रेल लाइन बिछाई जा रही है उसकी बात करें, ऐसे कोई प्रोजेक्ट हैं कई सारे जो यहाँ पर कई बांध बन रहे हैं जिनसे केंद्र द्वारा बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और इसी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है केंद्र के इस सहयोग की सराहना भी करते हैं और उनकी जो है वो कहते हैं कि केंद्र जिस तरह से हमें आगे बढ़ा रहा है उसका फायदा इसको मिल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश तमाम जानकारी के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ दिशोम बजट संगोष्ठी को संबोधित करते हुए युवा राज्य की संभावनाओं को आकार देने वाले बजट की वकालत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 25 वर्षों का सफर तय कर चुके इस राज्य के लिए एक मजबूत और बहुआयामी बजट की आवश्यकता है। ऐसा बजट जो इस युवा राज्य की संभावनाओं को आकार दे सके। बजट संतुलित, समावेशी और व्यापक हो, जिसमें जन आकांक्षा परिलक्षित हो और विकास को भी गति मिले। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बजट ऐसा होना चाहिए जो हर वर्ग और क्षेत्र को पूरी मजबूती के साथ आगे ले जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बजट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के होने का अनुमान है।
आने वाले वर्षों में बजट की राशि में और वृद्धि होगी। ऐसे में राजस्व संग्रहण बढ़ाने की दिशा में भी हमें ठोस तरीके से कार्य करना होगा ताकि विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में राशि की कमी नहीं हो। आपको बताते चले, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ दिशोम बजट संगोष्ठी को संबोधित करते हुए युवा राज्य की संभावनाओं को आकार देने वाले बजट की वकालत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 25 वर्षों का सफर तय कर चुके इस राज्य के लिए एक मजबूत और बहुआयामी बजट की आवश्यकता है। ऐसा बजट जो इस युवा राज्य की संभावनाओं को आकार दे सके। बजट संतुलित, समावेशी और व्यापक हो, जिसमें जन आकांक्षा परिलक्षित हो और विकास को भी गति मिले। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बजट ऐसा होना चाहिए जो हर वर्ग और क्षेत्र को पूरी मजबूती के साथ आगे ले जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आगामी बजट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के होने का अनुमान है। आने वाले वर्षों में बजट की राशि में और वृद्धि होगी। ऐसे में राजस्व संग्रहण बढ़ाने की दिशा में भी अहम ठोस तरीके से कार्य करना होगा ताकि विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में राशि की कमी ना हो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे अजय, सीएम सोरेन की बजट नीति क्या है? देखिए, मैं बताऊं कि जो है कल जो है बजट जब झारखंड में जब विधानसभा सत्र होगा, जो लगभग जो कार्य दिवस होंगे वैसे 1 महीने चलेंगे, लेकिन लगभग जो कार्य दिवस होंगे वो 17-18 दिन के होंगे। तो इन कार्य दिवस में है जो बजट, झारखंड का जो बजट पेश किया जाएगा, उसके पूर्व में जो है कल जब मुख्यमंत्री जब वो लंदन और देवास की जो यात्रा से जब लौटे हैं, इसके बाद उन्होंने अपने तमाम आलाधिकारियों से, अपने मंत्रियों के साथ बैठकर जो है वो मंत्रणा की है। और उन्होंने कहा है, कल जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा है, इस बार को जो बजट होगा वो झारखंड अबुआ बजट होगा, आम लोगों के लिए बजट होगा, सरकार ये आम जनों के लिए बजट होगा। और इस बजट में लगभग जो है 1 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है इस बजट जो पेश होगा। एक बात और जो सबसे उन्होंने बार बार दोहराया है कि इस बार जो है झारखंड 25वीं सालगिरह मना रहा है, यानी कि झारखंड गठन हुए 25 साल हो गए। तो इस बार का जो बजट होगा वो एक आम बजट से बिल्कुल इतर होगा। यानी इस बार जो पूरा जो फोकस होगा जो गांव तक है, जो ग्रामीण व्यवस्था पर भी ज्यादा, ग्रामीणों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, गांव के किसानों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ इस बार ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसा बजट ध्यान में रखा जाएगा जिससे आम लोगों को भी इससे जो है ज्यादा फायदा हो। आम लोगों को इस पर हो, सर्वांगीण जो शिक्षा पर होगा, स्वास्थ्य पर है, विशेष ध्यान दिया जाएगा। और एक बात और भी है, जो झारखंड का जो सबसे जो हीटेड जिसको कहा जाता है, जिस पर कि लगातार झारखंड सरकार जो हेमंत जो है दोबारा जो सत्ता में आए हैं, यानी मुख्यमंत्री सम्मान मैया योजना की, इस मैया योजना पर भी उनका फोकस रहेगा। यानी लब्बो लुभाव ये है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस बार का जो झारखंड का अबुआ बजट होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम जानकारी के लिए। आपको बताते चले, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ दिशोम बजट संगोष्ठी को संबोधित करते हुए युवा राज्य की संभावनाओं को आकार देने वाले बजट की वकालत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 25 वर्षों का सफर तय कर चुके इस राज्य के लिए एक मजबूत और बहुआयामी बजट की आवश्यकता है। ऐसा बजट जो इस युवा राज्य की संभावनाओं को आकार दे सके। बजट संतुलित, समावेशी और व्यापक हो, जिसमें जन आकांक्षा परिलक्षित हो और विकास को भी गति मिले। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बजट ऐसा होना चाहिए जो हर वर्ग और क्षेत्र को पूरी मजबूती के साथ आगे ले जा सके।
अगली बड़ी खबर, सिर्फ एक दिन में ही सोना चांदी के दाम क्रैश हो गए हैं। गुरुवार को अपने हाई पर पहुंचने के बाद इस लेवल से चांदी जहां 1,28,000 रुपए सस्ती हुई, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना भी अपने हाई लेवल से 42,000 रुपए से अधिक सस्ता हो गया। सोना चांदी की कीमतें सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक ही दिन में जहां चांदी का भाव 1 लाख रुपए से ज्यादा टूट गया है, तो वहीं सोना भी एक झटके में 33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता हो गया है। न सिर्फ वायदा कारोबार में बल्कि घरेलू मार्केट में भी इन कीमती धातुओं के दाम अचानक तिगड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट पहले से ही ऐतिहासिक लेवल पर पहुंचे कीमती धातुओं के दाम में बड़ी गिरावट का अनुमान जता रहे थे। एक्सपर्ट्स के अनुमान सच साबित हुए हैं और आखिरकार चांदी का बुलबुला फूट गया है। जी हां, सिर्फ एक ही दिन में 1 किलो दाम 1 लाख रुपए से ज्यादा कम हो गया है। सोना चांदी की कीमतें तेज उछाल के बीच एक्सपर्ट्स पहले से ही अनुमान जता रहे थे। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद तेजी से फिसल भी सकता है और उनके अनुमान शुक्रवार को सच भी साबित हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।